जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी का या चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो बात करें जो शब्द की तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की तो ध्यान रखना है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे जिसका हो जाएगा जो सो हो जाएगा, जो कि जितना उतना, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम हो जाएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका जो आशय हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है प्रयोग, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय है प्रयोग से, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? समास से प्रश्न है दोस्तों। जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व होगा, बहुवीर होगा, द्विगु होगा या फिर तत्पुरुष होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपको ध्यान रखना है फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें द्वंद्व समास की तो यहां पर दोनों पद प्रधान होता है। बहुवीर समास की बात करें तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास की बात करें तो ध्यान रखना ये संख्यावाची होता है। तो राइट आंसर यहां पर तत्पुरुष समास का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं, काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, उसे काल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। दीमक होगा, रात होगा, वर्षा होगा या फिर विधुर होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा विधुर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये विधुर की बात करें तो ये पुल्लिंग है, बाकी दीमक, रात, वर्षा ये सब स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाते हैं? उपवाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या फिर सरल वाक्य होगा? तो आपको ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी संयुक्त वाक्य का चयन किया है थर्ड ऑप्शन उसका ये जरूर सही हो जाएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है? तो संयुक्त वाक्य कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभव या फिर इनमें से सभी? तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताते रहें। कमेंट में कोई कंजूसी ना करें और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपके लिए प्रैक्टिस को कंप्लीट करवाते हैं। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। आगे से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बात करें जब आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और आप लोग मतलब 5 लगाकर कई सारे लोग आए हैं तो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी लोग 3 लगाकर आना। राइट आंसर यहां पर 3 हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। जब आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर, तब आप 5 लगाकर आना। ध्यान रखना है, रचना के आधार पर 5 हो जाएगा और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति से कौन कौन से रूप हैं? मौखिक होगा, लिखित होगा, मौखिक और लिखित होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो मौखिक और लिखित दोनों हो जाएंगे। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो मौखिक और लिखित दोनों यहां पर राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी? तो ध्यान रखना है मानक हिंदी की तो ये खड़ी बोली से विकसित हुई। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट है, खड़ी बोली का चयन जिसने भी किया उसका सही उत्तर है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या बताना है आपको हिंदी वर्णमाला में। तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 11 यहां पर सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है। आपसे व्यंजन पूछा जाए तो आप लोग 33 लगाकर आना और स्वर अगर पूछा जाए तो 11 लगाकर आना। अगला प्रश्न है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है? स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ध्यान रखना है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर 4। कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। सुमित सो रहा है, तो यहां पर कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, सुमित सो रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद हो जाएगा? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है अकर्मक, उसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। यहां पर राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना, सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहां पर अगर कर्म दिया होता तो ये सकर्मक हो जाता। आपको ध्यान रखना, तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक आपको बताना है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक की पहचान करना है आपको। करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान होगा या फिर कर्म कारक होगा। तो आपको ध्यान रखना, जब भी कभी दान देने की बात हो, कुछ भेंट करने की बात हो, गरीबों को वस्त्र दो, तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक लगाकर आपको आना है। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है तो संप्रदान कारक है। बात करें अपादान कारक की तो अलगाव, अपादान में क्या होता है? तो अलगाव होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। भारत, लड़का, कायर या फिर मित्रता। तो मित्रता की बात करें तो यह भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता जो दी हुई है ये भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन की बात करूं तो 2 वचन होते हैं। कितने? 2 वचन होते हैं। आपको ध्यान रखना है। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अभी आपको हमने बताया, अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आपको 3 लगाकर आना है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो इस प्रकार आपको 5 लगाकर आना है। ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर आप सही से प्रश्न पढ़ते नहीं हैं तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, नहीं लिखा होता है और आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है। दाल होगा, मई होगा, गर्दन होगा, फिर दर्द होगा। तो बात करें यहां पर स्त्रीलिंग की तो दाल भी स्त्रीलिंग है, मई भी हो जाएगा, गर्दन भी हो जाएगा। दर्द की बात करें तो यहां पर ये पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, कहते हैं दर्द हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है दर्द जो दिया हुआ है ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉच के कितने प्रकार होते हैं, आपको बताना। ये भी प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है वॉच के कितने प्रकार होते हैं। तो वॉच के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन 3 का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन तेजी से दौड़ा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार आपको बताना है। रीतिवाचक होगा, कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा या फिर परिमाणवाचक होगा। तो मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी रीतवाचक का किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा मदन तेजी से दौड़ा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है तो रीतिवाचक है। दोस्तों 22 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपसे सही हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। जो अज दिया हुआ है इसका अर्थ इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। ब्रह्मा होगा, बकरा होगा, शिव होगा या फिर अनजान होगा। तो बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अनजान हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी जो ब्रह्मा दिया हुआ है, बकरा है, शिव है, ये सब अज के अर्थ हैं और ये जो है अनजान, ये अज का अर्थ नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गगरी को सागर में डुबोना, गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो गागर में सागर जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है संक्षेप में गहरी बात कहना। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर तमिल। तो आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो हिंदी को किया गया है। ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया कौन सी होती है। तो कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया कौन सी होती है, तो पुल्लिंग होती है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण। तो सरदार पूर्ण सिंह की बात करूं तो ये समालोचक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सब समालोचक लेखक हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है, आपको बताना है। कुटज निबंध के लेखक कौन है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो कुटज निबंध के लेखक जो हैं आपको ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कुटज निबंध के लेखक। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है। मन्नू भंडारी, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे यहां पर राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 4, 5, 7 या फिर 8।
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 8 होते हैं दोस्तों। 30 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडूला में अलंकार आपको बताना है। पीपर पात सरिस मंडूला, तो पीपर पात सरिस मंडूला की बात करें तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। बात करें उपमा अलंकार की तो आपको ध्यान रखना, उपमा अलंकार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर जो हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडूला में क्या हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता का क्या नाम है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत के रचयिता की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इसके रचयिता पद्मावत के। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली कैसी है? मुक्तक शैली है, प्रबंध शैली है, वर्णनात्मक शैली है या फिर परिमार्जित शैली है? बात करें रामचरितमानस की शैली कैसी है, तो प्रबंध शैली है। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो ध्यान रखना है, सूरदास की जो भक्ति थी ये सखा भाव की थी। थर्ड ऑप्शन है राइट। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलते हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का आपको नाम बताना है। पंचवटी होगा, उर्वशी होगा, सूरसागर होगा या फिर चिदंबरा होगा? तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो सूरसागर जो हो जाएगा, ये ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीर? आपको बताना है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो बाल चित्रण की बात करें तो सूरदास श्रेष्ठ हैं बाल चित्रण में। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना है आप लोग। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल हैं। ध्यान रखना है दोस्तों। 37 प्रश्न हो चुके हैं आपके एग्जाम में। 37 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं 37 में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप 30 प्रश्न से ऊपर सही कर पा रहे तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप 30 से कम सही कर पा रहे 37 प्रश्नों में, तो आप लोग जी जान से अपनी तैयारी में लग जाइए। आपका स्कोर कम है तो आप लोग पूरे ध्यान से तैयारी में लग जाइए। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।